तमिल कवियों का सम्मेलन या तमिल कवियों की गोष्ठी, कांग्रीगेशन ऑफ द तमिल पोएट्स, वो बुलाया गया था और उसी को संगम कहते हैं। महापाषाणिक संस्कृतियों के लोगों की दो सबसे खास विशेषता जो इन्हें अलग करती है वो ये है, यही पांडे लोग एक्चुअली क्या आयोजित करते हैं, ये लोग तमिल कवियों की संगोष्ठी या कांग्रीगेशन आयोजित करते हैं, बुलाते हैं। तीन संगम ये लोग बुलाते हैं तमिल कवियों का, और वहां जो साहित्य विकसित किया गया उसे ही संगम साहित्य कहा गया है। उरैयूर राजधानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, संगम काल के चोलों की राजधानी उरैयूर नहीं है, राजधानी पुहार है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण कुछ गलत भी कर देता है तो राजा उसको ज्यादा पनिशमेंट नहीं देगा, बस निकाल देगा कि जाओ हटो यहां से हटो। कीलकड़क्कू में ना 18 तरीके की कविताएं हैं, 18 तमिल भाषा से संबंधित कवियों का संगम हुआ था, 3 संगम, और वो महत्वपूर्ण स्रोत रहा दक्षिण भारत के इतिहास को बनाने में या पुनर्निर्माण करने में। वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए सोमवा बैच की इस सीरीज को 2026 के लिए आगे बढ़ाते हुए प्राचीन भारत के इतिहास के 8वें लेक्चर के साथ मैं उपस्थित हूं, आपका फैकल्टी जावेद हक। और आज के इस सेशन में लेक्चर नंबर 8 जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संगम एज, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का या सुदूर दक्षिण का इतिहास, जो पेनिनसुलर इंडिया, डीप साउथ में कैसे इतिहास का प्रारंभ होता है, इस पे हम अध्ययन करेंगे। और इस क्लास का जो भी हम पढ़ेंगे, इस क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के लिए इस कंप्लीटली फ्री बैच में आप एनरोल कराइए, जिस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आप एनरोल कराएंगे और आपको ये सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ वर्जन में फॉर्म में मिलता रहेगा। और साथ ही इसके पहले कि हम ये लेक्चर शुरू करें, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज के लिए अगर आप 2026 के लिए 1 ईयर कोर्स ढूंढ रहे हैं, यूपीएससी लुकिंग फॉर यूपीएससी सीएससी 1 ईयर प्रोग्राम, तो हमारे पास आप लोगों के लिए प्रहार बैच है, प्रहार इंग्लिश, प्रहार हिंदी मीडियम, और जो प्रहार हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच है, टाइटन बैच, वो 22,999 पे अवेलेबल होता है, लेकिन आप लोगों के लिए 9,999 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, अगर 2 ईयर प्रोग्राम देख रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2027 के लिए, तो संकल्प इंग्लिश बैच है, संकल्प हिंदी और पिनाकल एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच, वो 25,999 पे होता है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए 13,499 पे अवेलेबल कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही अगर 3 ईयर कोर्स के लिए देख रहे हैं तो प्रारंभ बैच है, और ये इंग्लिश प्लस हिंदी बैच फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, और ये 59,999 के अगेंस्ट 31,999 पे ही अवेलेबल कराया जा रहा है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं, और आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संगम युग। संगम युग, संगम मतलब होता है मिलना, और दक्षिण भारत के 3 छोटे छोटे राजवंश, चेर, चोल और पांडे में से पांडे राजाओं के संरक्षण में संगम, तमिल कवियों का सम्मेलन या तमिल कवियों की गोष्ठी, कांग्रीगेशन ऑफ द तमिल पोएट्स, वो बुलाया गया था और उसी को संगम कहते हैं। तो संगम युग ही हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो पेनिनसुलर इंडिया है या दक्षिण भारत जिसे हम कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार से इतिहास का प्रारंभ होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो वहां दक्षिण भारत के 3 जो राजवंश बने थे, पहले 3 राजवंश, जब वो इतिहास का प्रारंभ होता है तो तमिल क्षेत्र में चोल और केरल क्षेत्र में चेर, या जिन्हें केरल पुत्र कह के बोला गया, केरल पुत्र, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा और राजवंश, पांड्य राजवंश, इनके विषय में हम पढ़ेंगे, और इनके समाज, अर्थव्यवस्था व इनकी राजनीति पर भी प्रकाश डालेंगे। लेकिन इन सबका जो हमारे पास मूल स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है, वो तमिल कवियों
का जो गोष्ठी या सम्मेलन बुलाया गया था और वहां पे जिन साहित्य की रचना हुई थी वो हमारे लिए अध्ययन का मुख्य स्रोत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का एक पार्ट जहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है, और देखिए दक्षिण भारत में जहां से हम ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक की बात नहीं करें, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो लेक्चर नंबर 1 ही था हमारा, प्रागैतिहासिक काल। तो जो ऐतिहासिक काल है जहां पर विधिवत रूप से इतिहास का प्रारंभ हो रहा है दक्षिण भारत में, और वो जो लोग इतिहास का प्रारंभ कर रहे हैं उन लोगों को मेगालिथ या महापाषाणिक संस्कृति के लोगों की संज्ञा दी जाती है। महापाषाणिक संस्कृति, तो अब इसका क्या मतलब होता है महापाषाणिक? देखिए, महा मतलब बड़े बड़े हो गया, मेगा, और पाषाण मतलब लिथ, चट्टान। तो हो क्या रहा है कि जो मेगालिथ संस्कृति के लोग हैं वो डेड बॉडीज को एक गड्ढे में रखते, गड्ढे में रख दिया डेड बॉडीज को, और चारों तरफ से पत्थरों से घेर दिया, बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया करते थे, या इस तरह से अरेंज कर दिया करते थे। तो वो सभी लोग जो इस संस्कृति से संबंधित थे, जिसे हम लोग कह रहे हैं मेगा लिथ कल्चर या मेगालिथ संस्कृति या महापाषाणिक संस्कृति की संज्ञा दी जा रही है। और ऐतिहासिक स्रोतों से हमें यह जानकारी मिल रही है कि जो महापाषाणिक संस्कृति के लोग, महापाषाणिक संस्कृति के लोग हुआ करते थे, ये लगभग 3000 वर्ष पूर्व या इससे भी पहले, 3000 वर्ष पूर्व या इससे भी पहले इनका इतिहास जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम 3000 वर्ष पूर्व ले रहे हैं। और 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग हैं जो तमिल क्षेत्र में पहाड़ियों के ढलान पर निवास करते थे, ढलान पर रहा करते थे या निवास करते थे। ठीक है, और उन्हीं लोगों को जो पहाड़ियों के ढलान पर, स्लोप ऑफ द हिल्स पर निवास करते थे, और वो डेड बॉडीज को बड़े बड़े पत्थरों से घेरते थे, गड्ढे में रखकर बड़े बड़े पत्थरों से घेरते थे और वर्टिकल स्टोन्स लगा के उन पे हॉरिजॉन्टल स्टोन्स रख दिया करते थे। तो उन्हीं को कहा जाता है महापाषाणिक संस्कृतियों के लोग या महापाषाणिक संस्कृतियां। महापाषाणिक संस्कृतियों के लोगों की दो सबसे खास विशेषता जो इन्हें अलग करती है वो ये है कि हमें पता चलता है ऐतिहासिक स्रोतों से इनके विषय में कि ये लोहे का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, लोहे का प्रयोग किया करते थे, और लोहे के औजार हमें उत्खनन से प्राप्त हो रहे हैं। और लोहे के प्रयोग के साथ ही साथ ये लाल एवं काले रंग के मृद भांड, लाल एवं काले मृद भांडों का प्रयोग किया करते थे। तो हमें इनके विषय में पता चल रहा है कि ये लोग लोहे के इस्तेमाल से, प्रयोग से परिचित थे। आयरन ऑब्जेक्ट्स प्लस ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल एवं काले मृद भांड। ठीक है, लेकिन ये जाने गए अपने महापाषाणिक कब्रों से। ठीक है ना, मेगालिथ से जाने गए। और ये लोग धीरे धीरे करके, ध्यान दीजिएगा, ये जो लोग हैं ना, ताम्र कह रहा हूं, सॉरी, महापाषाणिक संस्कृतियों के लोग, ये धीरे धीरे ये लोग पहाड़ों के
ढलान से उतरते हैं, धीरे धीरे करके पहाड़ों के ढलान से ये उतरते हैं और उतरकर कावेरी नदी, कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र में आए, कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र में आ गए। अब देखिए, जैसे ही कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र में आएंगे, ध्यान देते रहिएगा, जैसे ही कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र में आएंगे तो भूमि उपजाऊ मिलेगी, ठीक है ना, उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि के साथ साथ पर्याप्त वर्षा, वर्षा की, उपजाऊ भूमि, वर्षा की पर्याप्तता, सफिशिएंट, एबंडेंस ऑफ रेनफॉल, फर्टाइल ट्रैक्ट, एबंडेंस ऑफ रेनफॉल, और लोहा भी है इनके पास, ठीक है ना, लोहे के उपकरण। यहां से आगे बढ़िए। अब जब यहां से आगे बढ़ रहे हैं कालक्रमानुसार, कालक्रम में यहां से आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि अब जब ये सारी चीजें इनके पास हैं तो अब कृषि में अतिरेक मिलेगा या अधिशेष मिलेगा। कृषि अतिरेक या कृषि अधिशेष मतलब सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी ज्यादा होने लगेगी। सरप्लस का मतलब यह है कि हमने खा लिया भरपेट, 2 साल 3 साल के लिए अनाज भी इकट्ठा करके रख लिया और उसके बाद भी बच गया, ठीक है, तो यह सरप्लस हो गया। तो कृषि में अतिरेक, ठीक है, एग्रीकल्चरल सरप्लस, एग्रीकल्चर सरप्लस। और जब कृषि में अतिरेक होगा ना धीरे धीरे, तो जीवन स्थायी होगा, ग्रामीण जीवन प्रारंभ होगा, जीवन स्थायी ग्रामीण जीवन प्रारंभ होगा, और अतिरेक होने से धीरे धीरे करके व्यापार वाणिज्य में व्यापारिक वस्तुओं और अनाज की, खासतौर पे अनाज की लेन देन खरीद फरोख्त, तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। अब जब से जैसे ही सरप्लस आएगा तो धीरे धीरे करके हम ये देखते हैं कि हमें ये पता चलता है कि मौर्य काल में, अब देखिए 3000 वर्ष पूर्व से हम आगे बढ़ रहे हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से जब हम अपनी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 2025 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें यह पता चल रहा है कि ये जो महापाषाणिक संस्कृतियों के लोग थे, ये अब धीरे धीरे करके जो लाल एवं काले मिट्टी के बर्तन मृदभांडों का प्रयोग करते थे और लोहे के औजारों का भी प्रयोग करने से वो भिज्ञ थे, वो जानते थे इस चीज को, और फिर वो धीरे धीरे पहाड़ के ढलानों से, जो स्लोप ऑफ द हिल्स हैं, स्लोप ऑफ द हिल्स से उतरते हैं और कावेरी नदी डेल्टा की तरफ आते हैं, कावेरी नदी घाटी और डेल्टा की तरफ आते हैं। तो जैसे ही ये कावेरी नदी डेल्टा की तरफ आएंगे तो उपजाऊ भूमि मिलेगी, नदी घाटी है ना, फर्टाइल लैंड, वर्षा ज्यादा मिलेगी, अबंडेंस ऑफ रेनफॉल, और एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। फिर इससे क्या होगा, कृषि में अतिरेक होगा,
एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, जीवन स्थायी होगा, ग्रामीण जीवन, थोड़ा बहुत व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। मौर्य काल में जब हम आएंगे, हमने पढ़ा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मौर्य काल के विषय में पढ़ा था, ठीक है ना। फिर मौर्योत्तर काल पढ़ा हमने। तो मौर्य काल में आप याद करिए, मौर्य काल में जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में बताते हैं, सम्राट अशोक अपने अभिलेख में बता रहे हैं कि उनके दक्षिणी सीमा पर, उनके दक्षिणी सीमा पर राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं। और सम्राट अशोक ने जो नाम दिए हैं अपने अभिलेखों में उन दक्षिण के पड़ोसी राज्यों का, उन्होंने 4 नाम दिए हैं। यानी कि सम्राट अशोक के समय और सम्राट अशोक शासन कर रहे हैं वो 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व, लगभग 2300 साल के। और वो अपने अभिलेखों में बताते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में बता रहे हैं, मैप नहीं बना रहे, मैप हम बना रहे हैं। सम्राट अशोक ने मैप बना के नहीं बताया है। और उन्होंने बताया, देखिए कि दक्षिणी पड़ोसी राज्य में चोल, केरल पुत्र, ठीक है, केरल पुत्र, पांड्य, और एक और नाम दिया सम्राट अशोक ने जिनके विषय में आज तक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं हमारे पास। तो सम्राट अशोक ने इन राज्यों का नाम बताया, अशोक ने अपने अभिलेखों में, शिलालेख, एक्चुअली शिलालेख में बताया। और उन्होंने मुख्य रूप से दूसरे नंबर पे, हमने पढ़ा हुआ है, द्वितीय मुख्य, नहीं द्वितीय नहीं, तृतीय, मुख्य शिलालेख प्लस 13वां, दोनों को मिला करके मुख्य शिलालेख में अशोक ने। तो चोलास, जिनको अशोका ने बोला चोलास, वो यहां पे हैं, ठीक है। केरल पुत्र जिनको कहा सम्राट अशोक ने, वो केरला, केरल इसीलिए बोलते हैं ना, ये पहले का नाम है। केरल पुत्र, केरल पुत्रों के विषय में पहचान की गई है कि ये चेर लोग थे, चेर। और इन दोनों के बीच में था एक स्टेट और, पांड्य, पांड्य। और पांड्य राज्य के विषय में हमें जानकारी मिलती है एक और स्रोत से, वो है मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। इसके विषय में हमने विस्तृत अध्ययन किया है पिछले लेक्चर्स में। मैगस्थनीज की इंडिका में उन्होंने बताया है कि पांड्य राज्य अपने मोतियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक तो इंफॉर्मेशन ये दिया कि मोतियों के उत्पादन के लिए पांड्य राज्य जाना गया है। तो ये 3 नाम हमें मिलते हैं। और मैगस्थनीज ने 4 नाम बल्कि सम्राट अशोक से मिल रहे हैं। मैगस्थनीज ने पांड्यों के विषय में बताया। अब ये बड़ी अजीब बात है कि सम्राट अशोक ने बताया तो सही सती पुत्रों के बारे में, लेकिन आज तक इनकी हम कहीं पहचान नहीं लगा पाए हैं कि ये कौन लोग थे। इनकी पहचान आज तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, जबकि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 दक्षिण के 4 राज्यों के विषय में बताया है। लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा इनका। और लेकिन है तो सही ये राज्य। तो अब देखिए, मेगालिथ से या
पाषाणिक जो संस्कृतियां हैं, ठीक है ना, महापाषाणिक संस्कृतियां, ये 10th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में है। और यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं तो 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में सम्राट अशोक के समय में हमें मिल रहे हैं 4 राज्य, विधिवत रूप से पता चलता है उनके विषय में, महापाषाणिक संस्कृति। और ये लोग लोहे प्लस ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल एवं काले रंग के मृदभांडों से जाने गए। और कब्र जो डेड बॉडीज के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखते थे, मेगालिथ या महापाषाणिक संस्कृतियां। मेगा बड़े बड़े पत्थर, मेगा बड़े बड़े, लिथ पत्थर, मेगालिथिक कल्चर। और यहां तक आते आते, सम्राट अशोक के टाइम तक आते आते हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें राज्य निर्माण की प्रक्रिया दिखाई दे रही, स्टेट फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, स्टेट फॉर्मेशन। और उसका कारण ये स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। और स्टेट फॉर्मेशन में कितने राज्य? अशोक, सम्राट अशोक के अनुसार 4, आइडेंटिफिकेशन 3 का ही हम कर पाए हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया, मतलब लगभग आप मान के चलें इसको कि 600 से 700 वर्ष लगे। क्या, किस चीज में लगे? राज्य निर्माण की प्रक्रिया में। राज्य निर्माण की प्रक्रिया में कुल जमा पूंजी 600 से 700 वर्ष खर्च हो गए थे, लग गए थे। और अंततः जाकर के यहां पे हमें ये छोटे छोटे राज्य मिलते हैं। और सम्राट अशोक के अनुसार चोल, पांड्य, केरल पुत्र अर्थात चेर और सतीय पुत्र। सती पुत्र का आइडेंटिफिकेशन क्लियरली अभी तक हम लोग नहीं कर पाए, इतिहासकार नहीं कर पाए हैं। तो महापाषाणिक संस्कृतियों से 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अब 3री शताब्दी ईसा पूर्व और इसके आगे यहां पे जो ये 3-4 राज्य हैं, इन्हीं में से एक जो है वो पांड्य हैं। और यही पांड्य लोग, क्या ना, यही पांड्य लोग एक्चुअली क्या आयोजित करते हैं? ये लोग तमिल कवियों की संगोष्ठी या कांग्रीगेशन आयोजित करते हैं, बुलाते हैं। 3 संगम ये लोग बुलाते हैं तमिल कवियों का। और वहां जो साहित्य विकसित किया गया उसे ही संगम साहित्य कहा गया है। तो इनके विषय में जो हमें जानकारी मिल रही है, मूल रूप से वो जानकारी कैसे मिल रही है? वो जानकारी हमें मिल रही है मुख्यतः, अगर साहित्यिक स्रोत देखें तो संगम साहित्य से। और इसीलिए इस युग को क्या नाम दिया गया? संगम युग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना, संगम युग। और मूल विशेषता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, महापाषाणिक युग की, महापाषाण से संगम, तो महापाषाण से संगम युग। और महापाषाण वालों की मुख्य विशेषता, जो उनके टीलों का उत्खनन, उनके कब्रों का उत्खनन किया गया महापाषाण का, तो हमें फिर लोहे के वस्तुएं, ढेर सारे लोहे के औजार मिले और काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तन या मृद भांड मिले हैं। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में काउंट होता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स, रिकवरी ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड रिकवरी ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। अब देखिए, सुदूर दक्षिण में जब इतिहास का प्रारंभ होता है तो 3 प्रारंभिक राज्य हमें प्राप्त होते हैं, 3 प्रारंभिक राज्य मिलते हैं। तो वो जो 3 प्रारंभिक राज्य हैं, देखिए मैप पे आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से दिखाता हूं, यहां पे लोकेट करिएगा। ये केरल का क्षेत्र यही है, यहां पे लिखा भी हुआ चेर, CHERA, चेर। चेर का या केरल पुत्रास, चेर या केरल पुत्र, ठीक है। ये पूरा पट्टी
इतना ये। और यहां पर इनका एक पोर्ट है, बंदरगाह है, लिखा हुआ लेकिन बहुत छोटा है, मैं लिख दे रहा हूं इसको, मुशीरी, मुजीरिस भी लिखा होता है अंग्रेजी में, ठीक है, मुशीरी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में इसको ऐसे लिख देते हैं, मुशीरी, ठीक है। इधर का जो स्टेट है दूसरा, इसको मार्क करते हैं, ये पांड्य, पांड्य राज्य है। पांड्य राज्य के दो प्रमुख केंद्र हैं, यहां पर एक मदुरै और यहां पर एक है पोर्ट कोरकई। ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पोर्ट्स खास तौर पे। तो एक कोरकई, ये, और कावेरी का डेल्टा इधर वाले क्षेत्र में, यहां पे लिखा ही हुआ है कावेरी। और एक केंद्र इनका उरैयूर, उरैयूर, ये ध्यान रखिएगा ना। और यहां पे इन तीन राज्यों का राज चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है। चेर का राज चिन्ह है, ये देखिए, बो एंड एरो, बो एंड एरो, तीर धनुष। चेर। पांड्यों का मछली, मीन, कार्प, ठीक है, कार्प। और चोलों का टाइगर, बाघ, पुली, पुली बोलते हैं तमिल में टाइगर को, पुली, ठीक है, टाइगर। ये राजकीय चिन्ह है। तो सुदूर दक्षिण में जब इतिहास का प्रारंभ हुआ और राज्य निर्माण की प्रक्रिया आई, तो हमें तीन राज्य मिले। वैसे सम्राट अशोक की हम माने तो चार राज्य बने, लेकिन सत्यपुत्रों का आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान हम किसी भी तरीके से अभी तक अच्छे से सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना ये। और देखिए, पांड्य स्टेट, पांड्य राज्यों के विषय में मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में सबसे पहले उल्लेख दिया, सम्राट अशोक के भी पहले, और फिर सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में भी पांड्यों का, पांड्य राज्य का उल्लेख किया है। तो जो पांड्य राज्य हैं, ठीक है ना, पांड्य राज्य, और इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र मुजीरिस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सॉरी, चेरास का है वो, तो ये इधर, ये पांड्या, मदुरै और कोरकई। मदुरै मेन सेंटर है, कोरकई बंदरगाह, पोर्ट है। तो कोरकई जो यहां पे है ना, ये एक्चुअली पोर्ट है। मुशीरी भी पोर्ट है, और चोलास में जो कावेरी पट्टनम है वो भी तो पोर्ट ही है, पोर्ट, ठीक। राज्य चिन्ह बता दिया। अब एक एक करके इन तीनों के विषय में देखते हैं। तो पांड्य राज्य जो है, उसका सबसे पहला उल्लेख मैगस्थनीज ने किया, अपने इंडिका में उल्लेख किया, और सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में भी बताया। ये पेनिनसुलर इंडिया के दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट, ठीक है, दक्षिण पूर्व में उपस्थित। और मैगस्थनीज के अनुसार भी और ऐसे भी हमें पता चलता है कि पांड्य राज्य अपने मोती, पर्ल, पर्ल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता, ठीक है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये मोती और बहुत सारे सामान और वस्त्र, सूती वस्त्र वगैरह, यहां से, दक्षिण भारत से प्राचीन रोम साम्राज्य की ओर भी भेजे जाते थे, निर्यात किए जाते थे।
तो इन दक्षिण के राज्यों का संगम काल में व्यापार, सुदूरवर्ती व्यापार चल रहा है। किससे? रोम के साम्राज्य, रोमन एम्पायर से। रोमन की तरफ, यूरोप की तरफ ये लोग सामान भेजते थे। तो रोमन और मदुरै, रामनद और तिन्नेवेल्ली व्यापारिक केंद्रों के साथ जब ये व्यापार कर रहे थे रोम के साथ, तो इनको अच्छा खासा बेनिफिट, बढ़िया लाभ होता था। और यही पांड्य राज्य वंश के राजा जो होता है ना, इन्होंने ही तमिल कवियों की संगोष्ठी बुलाई थी, तमिल कवियों का संगम या मंडली का संरक्षण दिया था, जिसे हम संगम युग कह रहे हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त देखिए, कुल कितने संगम? कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया और साहित्य की रचना की। इस पे हम अभी आते हैं, साहित्य पे। तो पहला तो एक राज्य, दूसरा है चोलों का राज्य। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखिए कि चोल राजवंश 2 बार आ रहा है। जरा पहले यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना। एक तो है हमारे पास जो सूचना, वो है संगम काल के चोल, संगम काल के चोल। और सम्राट अशोक के समय भी इन लोगों का अस्तित्व है, सम्राट अशोक ने इनके विषय में बताया है। तो ये कम से कम 2300 वर्ष पूर्व अस्तित्व में तो थे ही थे। 2300 या तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट में ये हैं संगम काल के चोल। इंपॉर्टेंट है। संगम काल के चोल से जब हम आगे बढ़ते हैं, तो चोलों को 4th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी सीई, कॉमन एरा, 4th शताब्दी ईस्वी में इन्हें रिप्लेस किया जाता है, हटा दिए जाते हैं, ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं। यहां इनका बारे में फिर नहीं पता चलता। मैं इन्हें, और जो लोग इन्हें प्रतिस्थापित करते हैं वो कलभ्र कहलाते थे। कलभ्र राजवंश ने प्रतिस्थापित कर दिया। कलभ्र राजवंश ने प्रतिस्थापित कर दिया था। तो कलभ्र आ गए, चोलास के बाद कलभ्र आ गए। फिर देखिए, फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में ही पता चलता हमें कि फिर कलभ्र भी प्रतिस्थापित हो गए, रिप्लेस हो गए। फिर कलभ्रों को पल्लवों ने प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया था। और फिर पल्लव राजवंश के राजा जैसे महेंद्र वर्मन पल्लव, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, मामल्ल नरसिंह वर्मन द्वितीय, राज सिंह, फिर नंदी वर्मन जैसे ताकतवर, शक्तिशाली राजा हुए जो पल्लव राजवंश से संबंधित हुए। ठीक है। तो इसमें उदाहरण के लिए महेंद्र वर्मन 604 से लेकर के 644 ईस्वी के बीच इनका शासन होता है। यहां से शुरुआत हो रही है महेंद्र वर्मन। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनकी उपाधि होती है मामल्ल, मामल्ल का मतलब महाबली। नरसिंह वर्मन फर्स्ट मामल्ल, ये फिर शासन करते हैं 644 से 674 ईस्वी के बीच। फिर इनके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनकी उपाधि राज सिंह होती है आदि, ये फिर नंदी वर्मन, ये लोग आ जाते हैं। और फिर इंटरेस्टिंग है देखिए ये, क्योंकि फिर पल्लव 850 ईस्वी में, 9वीं शताब्दी का मध्य, ठीक है, 850 ईस्वी में
विजयालय नामक एक आदमी है, तो विजयालय ने पल्लवों को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। 850 ईस्वी में विजयालय ने पल्लवों को रिप्लेस किया, पल्लवों को प्रतिस्थापित किया। तो फिर से जो ये लोग आए ना, ये वापस में चोल थे, चोल फिर से आ गए। तो इंटरेस्टिंग है ना, यहां पे देखिएगा, सबसे पहले उस क्षेत्र में संगम काल के चोल हैं, ठीक है, संगम काल के चोल। फिर इसके बाद संगम काल के चोल चौथी शताब्दी में प्रतिस्थापित हुए, कलभ्र लोग आ गए। फिर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलभ्रों को रिप्लेस किया पल्लवों ने, और फिर पल्लवों को रिप्लेस करके 850 ईस्वी में एक बार पुनः चोल लोग आ गए। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो चोल लोग मध्यकाल में आ रहे हैं, तो ये मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल आ गया, ठीक है, जिसे हम लोग एंशिएंट और मिडिवल के बीच में बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में चोल राजा बता क्या रहे हैं अपने विषय में, वो बता रहे हैं कि स्वयं को संगम काल के चोलों का वंशज बताते हैं। ये लोग तो बता रहे हैं कि भाई ये लोग उन्हीं के वंशज हैं, अर्थात एक बार पुनः चोल लोगों का उदय 9वीं शताब्दी के मध्य में होता है, 850 ईस्वी में होता है, जब ये लोग पल्लवास को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और फिर आ जाते हैं। तो ये लोग तो बता रहे हैं कि ये वाले चोल जो है ना, पूर्व मध्यकाल वाले 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी वाले चोल, ये वही चोल हैं जो संगम काल के चोल थे। तो सीक्वेंस हमें यहां पे क्या मिल रहा है, चोल, कलभ्र, पल्लव, फिर चोल आ जा रहे हैं, ठीक है, ये अवश्य ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चोल, और चोलों का क्षेत्र कहलाया चोल मंडलम, चोला मंडलम, और ये दो नदियों के बीच में था। चोल राजवंश का जो क्षेत्र था वो पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच का अवस्थित था, और इनका जो उरैयूर था, ये राजनीतिक पॉलिटिकल सेंटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था उरैयूर। लेकिन उरैयूर पॉलिटिकल सेंटर होने के साथ साथ सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। तो एक खास बात यह है कि सूती कपड़ों के लिए भी जाना गया था उरैयूर, और ये एक प्रमुख, चोलों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी था। इसके अलावा जो पुहार था ना, यहां ध्यान दीजिएगा, पुहार वो चोलों की राजधानी थी, संगम काल के चोलों की राजधानी पुहार थी, पुहार, ठीक है, जो बड़ा व्यापार और बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। पुहार, उरैयूर राजधानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, संगम काल के चोलों की राजधानी उरैयूर नहीं है, राजधानी पुहार है, ठीक है। और उरैयूर एक राजनीतिक केंद्र है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध है सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। 9वीं शताब्दी तक ये चोल गायब रहे, फिर आपने अभी हमने पढ़ा 9वीं शताब्दी में फिर से ये एक बार उदित होते हैं, ये फिर से वापस उनका उदय होता है 9वीं शताब्दी में जाकर के, यानी 850 ईस्वी में। तो 850 ईस्वी के पहले के जो चोल हैं, उधर वाले चोल पुराने वाले, ये कोई बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, यहां से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता है और फिर ये दक्षिण की राजनीति में छा जाते हैं, ठीक है, चोल। और 9वीं शताब्दी के मध्य तक चोल साम्राज्य महत्वपूर्ण नहीं था, छोटा सा राज्य था, साम्राज्य तो था ही नहीं। 9वीं शताब्दी के बाद इसे फिर साम्राज्य बनाया गया, और चोल साम्राज्य की स्थापना 850 सीई में पल्लवों की जगह विजयालय द्वारा की गई थी। तो हमने अभी लिखा है, विजयालय वॉज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, नॉट द चोलाज ऑफ द संगम एज। और यहां पे देखिएगा,
बड़ा महत्वपूर्ण है ये, इससे क्वेश्चन जरूर आता है प्रीलिम्स में। ये है चोलों का कावेरी पट्टनम, पुहार कावेरी पट्टनम लोकेट करना है। यहां पर पौंडीचेरी, अरिका मेडू, ठीक है, बाकी बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा होगा, वो साफ साफ लिख दे रहा हूं। तो कावेरी पट्टनम, अरिका मेडू, ठीक है, और यहां पे पांड्यों वाला कोरकई, ठीक है, शेरास में पहले भी लिखा, ध्यान होगा, मुशीरी, और यहां पे है तोंडी, तोंडी मुशीरी, ठीक है। चोलास में यहां पे देखिए उरैयूर, जो उनकी राजधानी नहीं था, राजधानी था पुहार था, कावेरी पट्टनम पुहार, और उरैयूर चोलों का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, उरैयूर, ठीक है। और यहां पे है करूर, ये करूर, उरैयूर, और पलार नदी के तट पे कांची, ठीक है, कांची। ये खास खास और जगह है। और यहां पे मदुरा देखिए, कोरकई, और ये रहा मदुरै, पांड्यों का। तो पांड्यों का कोरकई और मदुरै, इधर चेर या केरल पुत्रों का तोंडई और मुशीरी, और इधर चोलास में करूर, उरैयूर, कावेरीपट्टनम, ये सब अरिकामेडू वगैरह। तो ये लोकेशन ध्यान रखिएगा, और कौन किस चीज के लिए जाना जाता है ये अवश्य ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न एकदम गारंटी के साथ यहां से इस मैप वर्क से बनता है। और फिर हो जाते हैं चेर, ठीक है, चेर केरल वाली। तो पांड्या की भूमि के पश्चिम में, पांड्यास के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में अवस्थित चेर, जिनको केरल पुत्र मूल रूप से कहा गया है, इनमें समुद्र और पहाड़ों के बीच की भूमि की एक संकीर्ण पट्टी शामिल थी। अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि ये जो है ना, यहां पर वेस्टर्न घाट, ये पहाड़ियां पूरी तरह से कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बाकी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूं आपको। और यहां पे ओशन, ठीक, समुद्र, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, और यहां से जो हवाएं उठती वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, और फिर बादल बनते हैं, और फिर झमाझम बारिश होती है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये बारिश वाला क्षेत्र है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इधर जिधर बारिश बहुत होती है इस वाला साइड में, ये कहलाता है सीवर्ड, ठीक है ना, सीवर्ड साइड, सीवर्ड समुद्र की तरफ वाला। पहाड़ और समुद्र के बीच में जो ये पट्टी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही केरल पुत्रास के लिए ये सबसे ज्यादा उपजाऊ, काफी उपजाऊ है। तो ये पूरी पट्टी, ये वाली, ठीक है ना, यही वाली पट्टी सीवर्ड साइड। तो ये बहुत ज्यादा, चूंकि सीवर्ड साइड और जमीन भी बहुत उपजाऊ, और अबंडेंस ऑफ रेनफॉल, वर्षा की पर्याप्तता, अबंडेंस ऑफ रेनफॉल, वर्षा की पर्याप्तता है। और जो इस पहाड़ी के पीछे वाला क्षेत्र होता है वो तो वहां बारिश होगी ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे,
लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, ये सीवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड। तो ये बारिश वाला क्षेत्र और ये इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश, कम बारिश वाला, बहुत कम बारिश वाला वृष्टि छाया प्रदेश। ये तो केरल पुत्रास के पास एक जबरदस्त बेनिफिट है कि उनका वो पूरा जमीन वो ज्यादातर सीवर्ड साइड में है, सीवर्ड साइड में है, तो कम ही एरिया उनका लीवर्ड साइड में है। तो ये अब अबंडेंस ऑफ रेनफॉल है, और अबंडेंस ऑफ रेनफॉल का मतलब है, और जमीन भी ज्यादा का मतलब होता है सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन, अतिरेक उत्पादन, अतिरेक उत्पादन सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो चेर या केरल पुत्र पांड्या की भूमि के पश्चिम उत्तर पश्चिम में, इसमें समुद्र और पहाड़ों के बीच की भूमि की एक संकीर्ण पट्टी शामिल थी। और इनका एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोम, ये यूरोप के क्षेत्र जो रोम का राज्य या साम्राज्य बन रहा था उसके साथ ये लगातार कांटेक्ट में थे, और इनका रोमन्स के साथ, तो दक्षिणी राज्यों, संगम काल के जो दक्षिणी राज्य थे ना, देखिए संगम काल के दक्षिणी राज्यों व रोमन के साथ सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध, सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध था। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और हम इससे भी साबित कर सकते हैं कि अरिका मेडु, पांडिचेरी अरिका मेडु के उत्खनन से एक चीज तो पहले रोमन मृद भांड मिल रहे हैं, मिट्टी के बर्तन डबल हैंडल वाले, जैसे ये डबल हैंडल वाले, डबल हैंडल वाले मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। इसमें ना रोमन लोग शराब वराब बहुत पीते थे, बहुत ताबड़तोड़ पीते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे शराब वराब नहीं पिया जाता था, यहाँ पर भी पिया जाता था। इवन दक्षिण भारत में तो तमिल ब्राह्मण जो होते थे, तो दक्षिण भारत के तमिल ब्राह्मण तो शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे। तो ये बहुत अनयूजुअल बात नहीं है उस जमाने के हिसाब से। तो ये भरा हुआ शराब देखिए, और इस बर्तन को कहा जाता एरिटीन, रोमन्स की एरिटीन पॉटरी। तो अरिका मेडु के उत्खनन से हमें रोमन मृदभांड मिल रहे हैं एरिटीन, और दूसरा कि रोमन सम्राट ऑगस्टस के सिक्के भी हमें उत्खनन से मिल रहे हैं। रोमन सम्राट ऑगस्टस के कॉइन्स हमें एक्सकेवेशन, उत्खनन से मिल रहे हैं। तो इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि रोम से इन लोगों का लगातार व्यापारिक संपर्क बना हुआ है, कॉन्टिन्यूअस एकदम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं का बना हुआ है, हमने मौर्योत्तर काल में पढ़ा था कि कुषाण लोगों का भी व्यापारिक संबंध रोमन से बना हुआ था, और कुषाणों के सिक्के वजन और स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के वजन और शुद्धता में बिल्कुल किससे मैच करते? कुषाणों के कॉइन्स, वो रोमन्स के कॉइन्स से। और इवन गुप्त साम्राज्य में भी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा गुप्त साम्राज्य, उसमें भी पढ़ेंगे कि गुप्तों के स्वर्ण सिक्के भी रोमन स्वर्ण सिक्कों की ही तर्ज पे जारी किए गए थे, और रोम के स्वर्ण सिक्कों को दिनारे कहा जाता था, और गुप्तास के स्वर्ण सिक्कों को दिनार। तो नाम भी मिल रहा है, वजन भी एक जैसा है, और शुद्धता में परसेंटेज वाइज शुद्धता भी लगभग एक जैसी है। यानी कि सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध को फैसिलिटेट किया गया है, आसान बनाने का कार्य किया गया है। तो अरिका मेडु का उत्खनन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। पांडिचेरी अरिका मेडु का उत्खनन बहुत, तो वहां से हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो
ये 3 राज्य दक्षिण के, चोल, चेर, पांडे, जिनके विषय में हमने पढ़ा। हम यहां पे वही कंटेंट ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी ज्यादा कंटेंट नहीं ले रहे हैं, जितने से कि हमारा काम चल जाए। और सामाजिक वर्गों का देखिए, समाज भी तो जटिल हुआ, तो जो सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, सामाजिक राइज ऑफ सोशल क्लासेस, सामाजिक दक्षिण में सामाजिक वर्गों का उदय। तो जैसे जैसे देखिए उपज बढ़ी, कृषि उपज बढ़ी, ठीक है, कृषि उपज बढ़ने से व्यापार बढ़ा, इन दोनों के बढ़ने से राजाओं के पास अधिक टैक्स आए, और जब अधिक टैक्स आए तो राजा मजबूत हुए, जब राजा मजबूत हुए तो राज्य मजबूत हुआ, ठीक है। तो अब समाज जटिल हो रहा है, और समाज में कुछ लोगों के पास अधिक संसाधन आ जाएंगे, अमीर वर्ग, और कुछ लोगों के पास कम संसाधन रह जाएंगे, गरीब वर्ग। तो राजाओं के पास जब जब ज्यादा रिसोर्सेज आए, ताकत आई, तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल आर्मी बनानी शुरू कर दी, पेशेवर सेना बनाई, और फिर राजाओं ने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया। यहां पे एक बात समझिएगा, संगम काल के तमिल राजा और दूसरी तरफ संगम काल में ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने क्या किया, देखिए, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग और तमिल राजवंश के राजा, ब्राह्मणों ने इनके लिए यज्ञ कराया, कर्म कांड कराए, व मंत्रों का जाप लगाया, ठीक है, मंत्रों का जाप ये इन्होंने। और ब्राह्मणों ने राजा को बोला कि देखिए भाई, जो राजा होता है ना, वो मैंगो मैन नहीं होता है, वो राजा दैवीय होता है, राजा साक्षात अपने आप में देवता से कम नहीं है। तो राजा देवता होता है, देवता तुल्य होता है, राजा देवता होता है। राजा धरती पे साक्षात यमराज है, राजा धरती पे साक्षात कुबेर है, यमराज है, वही राजा, राजा ही भगवान है, क्योंकि वो भगवान का एक रूप है राजा। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत विकसित किया ब्राह्मणों ने, तमिल ब्राह्मणों ने, संगम काल के तमिल राजाओं को। तो इनकी सत्ता को क्या मिली इससे, सत्ता को वैधता, लीगैलिटी मिली। अब लोग सुन रहे हैं कि ब्राह्मण करे, अरे बाप रे बाप, राजा ही देवता है, देवता, राजा ही देवता है, अरे भाई राजा साहब कहां है आपके पैर, साष्टांग दंडवत ना हो जाएं। तो शासन करने में आराम हो गया, लोगों को लगा अरे भाई राजा ही तो देवता है, गजब हो गया, ठीक है। तो सत्ता को, राजाओं की सत्ता को वैधता मिली, बदले में ब्राह्मणों को क्या मिला, धन, संसाधन, और खासतौर पे जमीन भी मिली, भूमि अनुदान में मिली, भूमि अनुदान में मिल रही है, ये हो रहा है। तो ब्राह्मण और राजा लोग आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और इनका भी काम चल जा रहा है, इनका भी काम चल जा रहा है, ठीक है ना, दोनों का काम चल जा रहा है। यही पढ़ा भी हमने थोड़ी देर पहले। तो ब्राह्मणों ने, सॉरी, राजाओं ने जब उनको मजबूत हुए तो उन्होंने पुरोहितों का संरक्षण दिया, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण थे, और संगम युग में ब्राह्मण तमिल भूमि में दिखाई दिए और ये ब्राह्मण लोग क्या कह रहे हैं, देखिए, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि हल्के में मत लीजिएगा भाई, हम ब्राह्मण हैं, और ये कह रहे हैं कि एक आदर्श राजा वह होता है जो ब्राह्मणों को
हानि न पहुंचाए। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ब्राह्मण कुछ गलत भी कर देता है तो राजा उसको ज्यादा पनिशमेंट नहीं देगा, बस निकाल देगा कि जाओ हटो यहां से हटो, पनिशमेंट नहीं देगा। कि ब्राह्मण, और ब्राह्मण को तो मृत्युदंड दिया ही नहीं जा सकता था उस जमाने में। अरे भाई ब्राह्मण को कैसे मृत्युदंड दे देंगे, ब्राह्मण को दिया ही नहीं जा सकता है मृत्युदंड, निकाला दिया जा सकता है, हटो यहां से आप क्षेत्र छोड़ के चले जाओ। नहीं तो ऐसे वो नहीं हो सकता, इससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं होगा, कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहा जा रहा है एक आदर्श राजा वह है जो ब्राह्मणों को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए, चोट ना पहुंचाए। और ब्राह्मणों को राजा से उदार भूमि अनुदान प्राप्त हुए और वे मांस और शराब भी ले गए, अपना सेवन वेवन करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी उस जमाने में। और फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बातें देखिए कि दक्षिण भारत के इतिहास में हम ये भी देखते हैं कि, और आज भी आप देखिएगा ना, कि जैसे देखिए मुख्य अंतर क्या है। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन सोसाइटी देखेंगे, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, तो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में आपको 4 वर्ण मिलेंगे, कास्ट नहीं, मैं वो भी वर्ण बोल रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलेंगे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मिले। लेकिन साउथ इंडिया का सोसाइटी जब आप कंपेयर करेंगे ना नॉर्थ इंडिया से, तो साउथ इंडिया के सोसाइटी में, सोशल क्लासेस में सिर्फ 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण या फिर शूद्र, बीच में नहीं है। तो ब्राह्मण ये साउथ इंडिया में नहीं है, ये गए कहां से फिर ब्राह्मण साउथ इंडिया में, तो ये उत्तरी भारत से ब्राह्मण दक्षिण भारत पहुंचते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ब्राह्मणों का प्रवास हुआ, और तो बाकी या तो ब्राह्मण या फिर नॉन ब्राह्मण, और बीच में कुछ नहीं है, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। और जो नॉन ब्राह्मण है उनको ब्राह्मणों ने बोला कि भाई आप लोग देखिए शूद्र हैं, शूद्र, माइनर, नॉन ब्राह्मण्स। तो साउथ इंडिया के सोसाइटी में ना, साउथ इंडिया के सोसाइटी में क्षत्रियों की संख्या और वैश्यों की संख्या नगण्य है, नगण्य है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल नंबर ऑफ वैश्य एंड क्षत्रियस, नगण्य संख्या। मतलब ऐसा नहीं कि क्षत्रिय और वैश्य मिलेंगे नहीं साउथ इंडिया के सोसाइटी में, लेकिन एकदम दाल में नमक के बराबर मिलेंगे, बहुत थोड़े से मिलेंगे, ना के बराबर, क्षत्रियों और वैश्यों की महत्वहीन संख्या। लेकिन हाँ, जो वॉरियर है, युद्ध तो लड़ने, मान लीजिए क्षत्रिय नहीं है लेकिन योद्धा तो है ना, तो जो योद्धा होते उन्हें एनआरडी उपाधि दी जाती थी, एनआरडी, योद्धाओं को, सैन्य, सैन्य योद्धा, जो कि क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में के समाज में क्षत्रिय और वैश्य नहीं है। वहां पे या तो ब्राह्मणों का प्रवास हुआ या फिर लोकल लोग हुआ करते थे वहां पे, जो लोग तमिल थे, तो वो शूद्र और ब्राह्मण, ब्राह्मण और शूद्र है, बीच में नहीं, बीच में मिसिंग है, तो क्षत्रिय और वैश्य। तो इसीलिए देखिए जो वर्ण व्यवस्था की तीव्रता है ना, अगर आपको यह लगता हो कि वर्ण व्यवस्था उत्तर भारत में ज्यादा रिजिड है, तो ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में उतना रिजिड नहीं है जितना कि दक्षिण भारत में ब्राह्मण और शूद्र का कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। जबकि उत्तर भारत में ब्राह्मण और शूद्र के बीच में चूंकि क्षत्रिय और वैश्य भी हैं, तो यहां पे जो ब्राह्मण और शूद्र का कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, वो मिनिमाइज हो जाता है। बीच में 2 बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं, यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर नहीं, या तो सीधे ब्राह्मण या फिर नॉन ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज के प्रति प्रतिक्रिया दक्षिण भारत में बहुत भीषण है, उत्तर भारत में कम है। उत्तर भारत में इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए रिएक्शन कम है, साउथ में बहुत तगड़ा रिएक्शन है। ठीक है ना, वहां क्योंकि वहां पे सीधे ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण हो जाता है। ठीक है, यही सब पढ़ना होता है, एक्चुअली समझना होता है। और जो अमीर किसान होते थे
उन्हें वेल्लाल कहा जाता था, वेल्लालास कहा जाता था। और जो रूलिंग क्लास था, शासक वर्ग, उनको अरासार कहा जाता था। अमीर किसानों ने कदासियर, कडासियर मजदूर, कदासियर को जमीन पर खेती करने के लिए काम पे रखा जाता था, जो वास्तव में निम्न वर्ग की स्त्रियां, निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी। तो खेती बाड़ी में मजदूर के रोल में कैडेसियर का लिया जाता था, जो निम्न वर्गीय स्त्रियां हुआ करती थी, कैडेसियर। और निम्न वर्ग के कारीगर से भी मिलते थे, हम इस काल में मिलते हैं। तो जैसे पुलैयन या रस्सी और त्वचा की, इस वो चमड़े की लेदर लेदर की चटाई बनाते थे। पुलैयन, इझावा इझावा पुलैयन जैसे। अब ये लोग चूंकि चमड़े का कारोबार कर रहे हैं, चमड़े का काम करें, तो ब्राह्मण लोग फिर इनको बोले कि भाई देखिए, आप लोग चमड़े का काम कर रहे हो, आप लोग तो अनटचेबल हो, आप हमसे दूर रहो, 16 फीट दूर रहो, 32 फीट दूर रहो। तो ऐसे भी हुआ कि केरल में से, केरल का हम उदाहरण लें तो केरल में जो एक ब्राह्मण है, नंबूदरी ब्राह्मण, वो अपने आप को कहते हैं हम देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, नंबूदरी ब्राह्मण है। और ये लोग निम्न वर्ग के लोग, ये सब चमड़े वमड़े का काम करते हैं। ये क्या कहते हैं, इझावा और पुलैयन। तो इझावा और पुलैयन तो ये अनटचेबल लोग हैं, ये हमसे इझावा, नंबूदरी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा समझा रहा हूं आपको कि नंबूदरी ब्राह्मण इझावा से 16 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और पुलैयन से मिनिमम 32 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ताकि उनकी छाया भी ब्राह्मण पे अगर पड़ गई तो ब्राह्मण तो अपवित्र हो जाएगा। ऐसा उस समय का व्यवस्था है। तो उस समय की व्यवस्था है, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इतिहास तो नहीं बदल के पढ़ाया जा सकता, जो है वही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और फिर जो संगम कवियों का, जो संगम आयोजित हुआ तमिल कवियों का, उसका जो साहित्य था, तो अब देखिए संगम साहित्य जो है ना, इसमें दो तरीके की चीजें आई संगम साहित्य में। उसका सब्जेक्ट मैटर बता रहा हूं। तो लव एंड सेक्सुअल थिंग्स, प्रेम और यौन संबंधी जैसे व्यक्तिगत और मानवीय पहलुओं से संबंधित जो साहित्य लगा, उसको कहा गया आगम साहित्य। आगम, आगम क्या, बल्कि सही से बोले तो आगम बोला जाएगा, आगम पढ़ा जाएगा। आगम पढ़ देंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसको ठीक कर देता हूं, वही पढ़िएगा जो बता रहा हूं। आगम, ठीक है। तो अंदर की फीलिंग, लव मेकिंग, प्रेम, सेक्सुअल थिंग्स, ये अंदर की फीलिंग्स हैं, तो इसको आगम कहा गया। इससे संबंधित एक कैटेगरी का साहित्य संगम साहित्य, एक कैटेगरी का ये है। और दूसरे साहित्य है जो पुरम है, यानी कि बाहरी, जैसे युद्ध लड़ना, अति वीर अति वीरता दिखाना। तो पुरम या बाहरी और मानवीय अनुभव से संबंधित विषय, जैसे वीरता, वीरता और परोपकार, ये सारी बातें जो है ना, ये पुरम कहलाती हैं। तो एक भाग है संगम साहित्य का अगम या अहम, ठीक है, अगम या अहम। और दूसरा भाग है पुरम। अहम यानी कि अंदर की फीलिंग्स, इनर, और पुरम यानी कि बाहर की वीरता, आउटर, इनर एंड आउटर। दो तरीके से संगम साहित्य की रचना हुई है, आंतरिक फीलिंग्स पे, इनर फीलिंग्स पे, और आउटवर्ड जो हम वीरता वगैरह और दयालुता और परोपकारिता, करुणा, ये सब दिखाते हैं, उस पे हुआ है। ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर 5 लिया गया है, सब्जेक्ट विषय वस्तु 5, और 5 भौगोलिक क्षेत्र लिए गए हैं। और 5 भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कुरिंजी, पल्लय, जैसे ये पल्लय है ना, पल्लय, ये शुष्क क्षेत्र को बोलते हैं, एरिड जोन, एरिड जोन। तो शुष्क क्षेत्र के साहित्य का विकास अलग होगा, और यहां अहम और पुरम दोनों होगा। यहां पर भी अहम और पुरम है, यहां पर भी पांचों जगह अहम और पुरम होगा, इनर और आउटर जो फीलिंग्स हैं। ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट बस बदल जाएगा। तो जैसे एरिड जोन, पल्लय, नेत्तल जो है ये समुद्र तट है, देखिए सी कोस्ट, समुद्र तट, नाव वगैरह लगी हुई ना। देखिए जो ये है मुल्लय, मुल्लय, मुल्लई ये फॉरेस्ट है,
फॉरेस्टेड एरिया, फॉरेस्ट को मुल्लई बोल रहे हैं, तो फॉरेस्ट में इनर और आउटर। और कुरिंजी ये पहाड़ी है, हिल ट्रैक्ट है। और जो मरुतम है ये एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि, गांव, एग्री। तो 5 सब्जेक्ट मैटर है। कुरिंजी पहाड़ी में इनर और आउटर, अहम और पुरम। एग्रीकल्चरल एंड मरुतम में अहम और पुरम। पल्लय शुष्क क्षेत्र में अहम और पुरम। नेत्तल सी कॉस्ट में अहम और पुरम। और मुल्लई या फॉरेस्टेड एरियाज में अहम और पुरम। तो साहित्य की कैटेगरी 2 है, इनर फीलिंग, आउटर फीलिंग। ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट 5 है। ठीक, यहां से शुरुआत होती है संगम साहित्य की। संगम कवि है। और संगम साहित्य के 2 भाग हैं। 2 भाग हैं। जो पुरानी तमिल कविता है, सबसे पुरानी वाली तमिल कविता। और जीवित का मतलब यहां पे जिंदा होने से नहीं है, वो अवेलेबिलिटी से है, उपलब्धता। तो जो पुरानी वाली कविताएं हैं तमिल कवियों के, संगम की, उसको बोलते हैं मेलकड़क्कू। मेलकड़क्कू। और विभाजन इस तरह से साहित्य का, इसको कह रहे हैं किलकड़क्कू। किलकड़क्कू। अब किलकड़क्कू में ना 18 तरीके की कविताएं हैं। 18, ये पुरानी वाली है कि मेलकड़क्कू। किलकड़क्कू में 18 तरीके की। और 18 तरीके की कविताओं को 2 कैटेगरी में रखा गया है। 8 का सेट अलग है और 10 का सेट अलग है। जो 8 का सेट है उसको एत्तू थोक्के कहते हैं, एत्तू थोक्के। और जो 10 का सेट है इसको पत्तू पाट्टू, 10 के सेट को पत्तू पाट्टू कहते हैं। ठीक है। और जो तमिल भाषा का व्याकरण आया, वो व्याकरण की किताब है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम साहित्यिक परंपरा और समाज शास्त्र, भाषण के आंकड़े, सामाजिक प्रथाओं, साहित्यिक परंपराओं का काम, ये तोलकाप्पियम। और जो तोलकाप्पियम है, ये तोलकाप्पियर, जो इसके रचनाकार हैं वो तोलकाप्पियर हैं। यहां पे देखिए, चूंकि तमिल भाषा का उच्चारण है ना, तो हो सकता हो कि मेरे से हल्की फुल्की सी त्रुटि हो सकती है, तो इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे तमिल आती नहीं है। बस जो थोड़ा बहुत है वही बता पा रहा हूं आपको। ठीक है, आनी चाहिए, आनी तो चाहिए। थोड़ा बहुत आता है, हल्का फुल्का 2-4 लाइन अगर कोई मिल जाए तमिल में तो बोल लें। ठीक है। तो या मान लीजिए कहीं भूख भूख लग गई, घूम लेंगे तमिलनाडु में, तो बोला हम पे खाना वाना खाना, तो इतना उतना तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। 2-4 लाइन रटा हुआ है, याद है। तो याने का सापड़ पड़ांगे, ऐसे कुछ कुछ बोल सकता है आदमी। ठीक है। और तो व्याकरण, तमिल भाषा के व्याकरण की एक पुस्तक तोलकाप्पियम। तो तोलकाप्पियम के रचनाकार उन्हीं के नाम पे है, तोलकाप्पियर। और दूसरी टेक्स्ट बुक है अगत्तियम। और अगत्तियम अगत्तियम वो अगत्तियार के द्वारा रचित है। अगत्तियम, अगत्तियार। तो तमिल भाषा में व्याकरण की 2 पुस्तकें, तोलकाप्पियम, जिनके रचनाकार व्याकरणविद तोलकाप्पियर है, और अगत्तियम जो अगत्तियार है। और महाकाव्य तमिल भाषा में 2 हैं। एक महाकाव्य है, देखिए, शिलप्पादिगारम। और दूसरा मणिमेखले या
मणिमेहले, दोनों की कहानी आपस में जुड़ी हुई है, मिलती जुलती है। अब चूंकि ये महाकाव्य हैं तो ये कहानी तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप चाहें तो इसका समरी ढूंढ सकते हैं, आपको समरी मिल जाएगी कहीं। तो महाकाव्य, ये तमिल तमिल महाकाव्य हैं, ठीक है। तो मणिमेखले, इलांगो आदिगल, सिलप्पादिगारम, ठीक है ना, सिलप्पादिगारम, शीतलय सतनार, शीतलय सतनार। और मणिमेखले के रचनाकार इलांगो आदिगल, ये रचनाकार लोग हैं, इलांगो आदिगल, शीतलय सतनार, ठीक है। तो ये हो गया कि संगम, संगम काल, ठीक है ना, संगम, इसे ही हम संगम काल कहा करते हैं। जो भी हमने पढ़ा ये संगम काल में आएगा, मतलब वो काल जहां पे संगम, तमिल भाषा से संबंधित कवियों का संगम हुआ था, 3 संगम जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित कराया गया था, और वो महत्वपूर्ण स्रोत रहा दक्षिण भारत के इतिहास को बनाने में या पुनर्निर्माण करने में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। इसके पहले हमने ध्यान करिएगा मौर्योत्तर काल पढ़ा, उसके पहले मौर्य काल, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा अति महत्वपूर्ण है गुप्त काल, उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देता हूं, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, टेक केयर, बाय।